अमित जी, आपको नेटवर्क 18 को ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो वैसे आपको पहले बहुत बार इंटरव्यू किया है, मगर ये इंटरव्यू थोड़ा अलग है। हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन था 2 दिन पहले। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री को आपसे अच्छा और कौन जानता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, पर आप उनसे 4.5 दशक से जुड़े हुए हैं जी। तो मुझे लगा ये मौका अच्छा रहेगा कि थोड़ा मोदी की बात शाह के साथ। जी, मेरा पहला सवाल स्वाभाविक सा सवाल है, आप सबसे पहले मोदी जी से कब मिले? क्या चीज़ थी वो जिसने आपको उनकी ओर आकर्षित किया? देखिए, मिलना तो मेरा एक संघ की बैठक में ही हुआ था। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का अहमदाबाद के कॉलेजियन स्वयंसेवकों के साथ संवाद था। इसकी तैयारी के लिए मोदी जी, मैं जहाँ रहता था वहाँ नारायणपुर आए थे। 10-15 युवा स्वयंसेवकों के साथ वो कार्यक्रम में क्यों जाना चाहिए और संघ के काम के उद्देश्यों के बारे में बताते थे। एक बिल्कुल अलग प्रकार से संघ के काम को मैंने उनसे सुना और कार्यक्रम में किस उद्देश्य से जाना चाहिए इसके बारे में भी युवाओं के लिए एक सटीक टिप्स भी थी और एक प्रकार से लंबे समय के लिए मार्गदर्शन भी था। इतने छोटे से एक महानगर के 1200 युवाओं के कार्यक्रम के लिए इतना बारीक प्लानिंग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी नीचे के स्तर पर काफ़ी काम किया है और वो ही बताता था, उस वक्त भी बताता था कि नरेंद्र भाई जो करते हैं वो मन से करते हैं और जो करते हैं वो अल्टीमेट उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसी के कारण बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। कमोबेश मेरे क्षेत्र के ही युवा थे, बहुत सारे युवा प्रभावित भी हुए थे, कार्यक्रम में भी गए थे और उसमें से काफ़ी लोग अलग अलग क्षेत्र में, कोई संघ में ही काम में आगे बढ़ा, कोई विद्यार्थी परिषद में बढ़ा, कुछ लोग भाजपा में बढ़े, अलग अलग काम में काफ़ी आगे भी बढ़े। तो लोक संपर्क और लोक संग्रह, लोगों का संपर्क करना, लोगों को काम के साथ जोड़ना और संपर्क और संग्रह के माध्यम से अल्टीमेट गोल अचीव करना, जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए रास्ता बनाना, ये उस वक्त हम सब युवाओं के मन पर बहुत गहरी असर छोड़ गया और आगे चलकर इसके कई सारे उदाहरण उनके जीवन से इसी प्रकार के मिलते रहे, जिन्होंने आज दुनिया के सामने जो नरेंद्र मोदी जी है उसको बनाया है। आपने प्लानिंग की बात करी तो 1995 तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ कभी सरकार नहीं बनाई थी। उसके बाद लगातार आप लोग 7 चुनाव जीतते रहे। इसमें मोदी जी का क्या रोल रहा? इसमें प्लानिंग और उसको आप किस तरीके से देखते? भारतीय जनता पार्टी गुजरात में तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस, संस्था कांग्रेस से बनी जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे नंबर पर भी हम 11 एमएलए के साथ थे। तो एक प्रकार से गुजरात में पूर्ण रूप से इतनी मजबूत सरकार बनना और इतने साल तक चलना, ये कल्पना करना भी बड़ा दुष्कर काम था। गुजरात में जब 2-3 साल लगातार अकाल पड़ा, तब पहली बार शहर के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने नेता बनाकर गांवों में न्याय यात्रा लेकर घुमाया। अकाल के लिए जहां राहत काम होते थे, जहां भ्रष्टाचार होता था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, उसको उजागर करना, न्याय यात्रा लेकर जाना। हर स्वयंसेवक, हर कार्यकर्ता लोगों के घरों से सुखड़ी, पुराने जूते, चना, ऐसी सूखी चीजें लेकर जाते थे
जो अकाल के राहत काम में काम करते थे वो मजदूरों को पुराने जूते देते थे, चना सुखड़ी देते थे। एक प्रकार से उसी को मुद्दा बनाकर हमारे काम का विस्तार कैसे हो सकता है, लोगों का विश्वास पार्टी के प्रति, काम के प्रति बढ़े और पार्टी के कार्यकर्ता के मन में जो सुषुप्त संवेदना पड़ी है लोगों के प्रति, उसको जागरूक कर कर एक राजनीतिक उद्देश्य से आया हुआ कार्यकर्ता लोगों के प्रति संवेदनशील बनकर अपने जीवन को, उद्देश्य को बदल दे। ये दोनों काम वो न्याय यात्रा के माध्यम से हुए। दूसरा, मुझे पूरा देश का मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, मगर बाद में मैं अध्यक्ष के नाते पूरे देश का दौरा भी करा तो कई प्रांतों में पुराने कामों की मेरी चर्चा हुई है। मैं इतना कह सकता हूं, कमोबेश किसी भी प्रांत में बूथ समिति को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जब संगठन मंत्री थे तब किया था। पहली बार भाजपा की सदस्यता को बूथ के हिसाब से रजिस्टर में, उस वक्त कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, हाथ पेन से रजिस्टर बनाए जाते थे, उसको सूचीबद्ध करना, इसकी सदस्यता का जो शुल्क आता है इसका हिसाब रखना और फिर उसका सत्यापन, ऑडिट भी करना, ये व्यवस्था बनाई गई। और मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त उनके साथ ही दौरे करता था, मेरा हिसाब किताब का काम था और ऑडिट का काम था। लगभग गुजरात के 80% जिलों में बूथ समितियां, मंडल समितियां, जिला समितियां, इसका रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ और वहीं से एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बेस की शुरुआत हुई। वो रजिस्टर के आधार पर कौन पार्टी छोड़ गया, कौन कितने लंबे समय तक काम किया, छोड़ गया तो क्यों छोड़ गया, ये सारी चीज़ों की समीक्षा भी होती थी, मीमांसा भी होती थी। और उसके कारण गुजरात में हम सब जो युवा उस वक्त नए आए थे, वो सभी को संगठन का काम करने का स्ट्रक्चर, तरीका क्या हो सकता है, एक भी भाषण के बगैर जो इस काम से जुड़े थे वो सब लोग समझ गए। तो आंदोलनों से पार्टी को खड़ा करना और आंदोलनों से बड़े हुए जनाधार को पार्टी के स्ट्रक्चर के ढांचे में ढाल देना, ये दोनों काम नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे तब हुए और इसके कारण गुजरात प्रदेश भाजपा की एक मजबूत नींव पड़ गई। स्वाभाविक सी बात है, जब विजन भी बड़ा है, एग्जीक्यूशन भी इतना बढ़िया है, तो टफ टास्क मास्टर भी रहे होंगे। तो कोई कुछ किस्सा सुनाइए जहाँ पे। ऐसे तो ढेर सारे किस्से आपको सब जगह मिल जाएंगे जी। मोदी जी हिसाब किताब कठोरता से लेते हैं, इसके कारण बहुत नाराजगी भी है। सरकार में मुख्यमंत्री बने तब भी, प्रधानमंत्री बने तब भी और संगठन का काम करते थे तब भी, मगर कभी भी व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी कार्यकर्ता को डांट डपूट लगाना या सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करना, ऐसा मैंने नहीं देखा। डांटने का या टोकने का जो भी कारण था उसमें सूचिता थी, उसमें शिस्त थी और उसमें सिद्धांत था। सूचिता, शिस्त और सिद्धांत, तीनों चीज़ों के लिए ही कठोरता मैंने देखी है। मगर हाँ, एक प्रकार से अगर ब्रॉड एनालिसिस करना चाहेंगे तो कह सकते हैं वो बहुत टफ टास्क मास्टर है। आप कह रहे हैं आपने सबसे ज़्यादा उनके संग काम किया है, थोड़ा सा बताएं उनके आरएसएस का प्रभाव उनके ऊपर। आरएसएस के प्रचारक थे, कैसे उनको शेप किया आरएसएस की थिंकिंग ने? आरएसएस के संपर्क में जो भी आता है, संघ के संपर्क में आता है, उस पर संघ का प्रभाव निश्चित रूप से ही पड़े बगैर रह ही नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं कैसे नेता के रूप में जिसके लिए देश सबसे प्रथम है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता है। ये जो राष्ट्र प्रथम का पूरा इतना लंबा कालखंड 75 साल का जो दिखाई पड़ता है,
मैं मानता हूँ वो संघ के ही संस्कार है और संघ के संस्कारों को लंबे डिसिप्लिन जीवन के तहत उन्होंने अपनी प्रकृति में बदला है। तो संघ के संस्कारों को स्वीकार करने में या उसके हिसाब से जीने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती। जब प्रकृति ही व्यक्ति की ऐसी हो जाती है तो अपने आप काम उसी तरह से चलता है। अमित जी, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इस जुगलबंदी का राज बताएं। कैसे केमिस्ट्री? कहना ठीक नहीं है। मोदी जी और कार्यकर्ता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में उन्होंने रास्ता भी बताया है, कोई भटकता है तो उंगली भी पकड़ी है, कई लोगों के जीवन को नई ऊंचाइयां भी दी हैं और हर कार्यकर्ता को पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर जीने की आदत भी डाली है, क्योंकि वो स्वयं कार्यकर्ता हैं। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है तो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में ध्यान देते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो बीच बीच में माइक लेकर टोकते भी हैं और एक प्रकार से मैं कहूँ तो इसके कारण कार्यकारिणियों की उपस्थिति बढ़ गई है, क्योंकि जब आपका नेता स्वयं ही बैठता है तो सभी लोगों को बैठना ही पड़ता है। मोदी जी लोगों से एक दिल का रिश्ता बना लेते हैं। मैंने देखा है कि बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स के साथ भी उनका 1-on-1 एक रिश्ता है। वो प्रोटोकॉल के बियॉन्ड जाकर एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, पुतिन जी हो। तो और अगर दोस्त कभी रूठ भी जाए तो उसको मना भी लेते हैं। तो ये कैसी क्वालिटी है जो? देखिए, कोई भी नेता जब अपने लक्ष्य के लिए और अपने देश के लिए काम करता है तो प्रोटोकॉल नहीं रहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश को ऊपर ले जाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वो साहसिकता से वो करता है और इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है। जब अपने आप को आप निकाल लोगे, अपने आप के अहंकार को निकाल दोगे तो सब कुछ साहसिक हो जाता है। और ये मैंने देखा है। मैंने छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बात करते हुए देखा है, उसको प्रेरित करते हुए देखा है, उसको डांटते हुए भी देखा है और बड़े से बड़े नेता के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हुए भी देखा है, क्योंकि उद्देश्य पार्टी ठीक चले, राज्य ठीक चले, राष्ट्र ठीक चले, वो है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उन्होंने व्यक्तिगत रिश्ते तो बनाए, मगर वो व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा भारत के उपयोग में आए। उनकी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की दोस्ती से मैं सार्वजनिक रूप से कहना नहीं चाहता, मगर ढेर सारी घटनाओं को मैं जानता हूं जिससे भारत को इतना फायदा हुआ है। कई प्रकार के अद्भुत फैसले हुए हैं जो कभी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से होना असंभव था, मगर वो देश के हित में हुई। बहुत बड़ी बात। 2014 की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत थी। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको उस चुनाव में बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी मिली है। आपको उत्तर प्रदेश को डिलीवर करना था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस वक्त कैसे आपने इसको किया और मोदी जी ने कैसे इसका मार्गदर्शन किया? देखिए, पूरे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा और नफरत दोनों थी और मोदी जी के एक प्रकार से 12 साल के मुख्यमंत्री काल के कारण गुजरात मॉडल पूरे देश को आकर्षित करता था। जो कमियां कांग्रेस के शासन में दिखाई पड़ती थी, वो कमियों का जवाब मोदी जी की खूबियों में दिखता था। तो एक बड़ा जनाकर्षण था नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर प्रदेश में मेरे लिए जिम्मेदारी ये थी कि संगठन ठीक ठाक कर इस लोकप्रियता को वोट में कन्वर्ट करना और वोट को मतपेटी के अंदर कैद करना। और उत्तर प्रदेश में जातिवाद से ऊपर उठकर
देश के हितों के लिए वोटिंग की पैटर्न लोगों के दिमाग में ठसाना। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सफलता के साथ ये कर सकी थी। हमने मोदी जी देश बदल सकते हैं ये विश्वास भी खड़ा किया। देश बदलेगा, देश बदलना है तो उत्तर प्रदेश को बदलना ही पड़ेगा, इसलिए मोदी जी उत्तर प्रदेश बदल सकते हैं ये विश्वास खड़ा किया। और जातियों की भावना से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश और देश के भले के लिए वोटिंग करने की एक वोटिंग पैटर्न भी हम खड़ी कर पाए। इसके लिए सघन प्रवास, संगठन का रिपेयरिंग, ढेर सारी चीजें थी, मगर मुख्य मुद्दा मोदी जी की लोकप्रियता जो अर्जित हुई थी, मोदी जी से जो आस बनी हुई थी, वो आस को एनकेस करने का यंत्रणा खड़ी करना था। मुझे लगता है हम ठीक से कर पाए, इसलिए इतना अच्छा परिणाम हमें मिला था। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने, जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है, परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है, इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना, ये हमारी देश की लोकतांत्रिक राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से, अपने अपने सिद्धांतों की तहत देश के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने से के लिए इससे बड़ा कोई मंच है नहीं। आप पहले दिन से ही पार्लियामेंट को बिखेर देने का प्रयास करोगे और वंदे मातरम होगा तब तक बिखेरते रहोगे, और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते हैं। बोलने का समय स्पीकर साहब देंगे तो आप वॉकआउट कर जाओगे, बोलने का समय देंगे तो आप राजकीय तंज लगाने में समय जाया कर दोगे, मुद्दों पर बात नहीं करोगे, पार्लियामेंट चलाने के नियमों को नहीं मानोगे, और फिर कहोगे कि हमें बोलने नहीं देते, तो पार्लियामेंट फ्रीस्टाइल तरीके से नहीं चल सकती। पार्लियामेंट चलाने के नियम बने हैं और उनके परनाना और दादी के समय से बने हुए हैं, राहुल जी के। उस नियमों से ही पार्लियामेंट चल सकती है। और आदर्श सांसद वो ही होता है कि वो जो नियमों के फ्रेमवर्क में अपनी बात को सटीक तरीके से रख पाए। खैर, मेरी ये सब बातों का असर नहीं होने वाला है, मगर मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने मल्टी पार्टी
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुष्ट करने के लिए हमेशा आग्रह रखा है कि संसदीय शुचिता और पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन ये दोनों का पालन किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने कभी न कभी सिरनीर करना पड़ेगा कि राजनीतिक आक्षेपबाजी में ही संसद का समय जाना चाहिए या कुछ फ्रूटफुल चर्चा होकर जनता के लिए अच्छे फैसले लेने चाहिए, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे देश को समृद्ध करने का हो, चाहे रोजगारी के लिए हो, चाहे देश की औद्योगिक नीति के लिए हो, चाहे देश की कोऑपरेटिव नीति के लिए हो, चाहे करोड़ों गरीबों के कल्याण के लिए नीतियां बनानी हो। इस पर चर्चा करनी चाहिए या राजनीतिक आक्षेपबाजी करनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, हम भी ऑपोजिशन में से 10 साल थे, पहले 1-2 दिन विरोध करते थे मुद्दों को उजागर करने के लिए, फिर चर्चा करते थे। और अगर फिर भी चर्चा के बाद सरकार नहीं मानती थी तो हम कोर्ट में जाते थे कि भ्रष्टाचार है, इसका जांच किया जाए। और कोर्ट ने कई जगह हमारी मांग पर जांच अपॉइंट की थी, जिसकी हाय तौबा वो आज भी कर रहे हैं, मगर ये कहीं नहीं जाते। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर डिबेट करना ही नहीं चाहते, वो रोड पर ही करना चाहते हैं। और मुझे लगता है इसीलिए जनता ने शायद उनको रोड पर ही रखा है। अमित जी, वैसे तो आपके 11 साल की सरकार में बहुत अचीवमेंट्स हैं, पर मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत समय लग जाएगा, सब पे बात करेंगे। धारा 370 को ख़त्म करना, इसके पीछे कुछ बताएं, कैसे ये हुआ, कैसे संभव हुआ, मोदी जी का क्या रोल था? आप देखिए भाई, कैसे हुआ तो पूरी दुनिया जानती है। क्यों किया का जवाब ये है कि हमारी पार्टी तो जब से धारा 370 बनी तब से विरोध कर रहे हैं। जी। भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन ही धारा 370 समाप्त करने के लिए, मगर आज तक न भाजपा के साथ पर्याप्त बहुमत था, न दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्णय हुआ था। मोदी जी जब दूसरी बार 2/3 बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने, तब पहले ही सत्र में धारा 370 को समाप्त कर दिया। और मैं मानता हूं मोदी सरकार के 11 साल में देश को सुरक्षित करने के लिए, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए और दुनिया भर में कश्मीर हमारा है ये संदेश भेजने के लिए नरेंद्र मोदी जी का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। और कई सदियों तक देश की जनता इसको याद करेगी। और भी तमाम रिफॉर्म्स हुए हैं, मगर थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए हैं मोदी जी के अंडर। अभी हाल फिलहाल में जीएसटी का रैशनलाइजेशन हुआ है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इनकम टैक्स को रेट्स को में कमी आई है, पिछले बजट में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट किया। तो इन रिफॉर्म्स के पीछे क्या विजन था, क्या थिंकिंग थी मोदी जी की? देखिए, आप जीएसटी के अभी हुए सुधार के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जीएसटी की चर्चा कांग्रेस की सरकार थी तब से होती थी। श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तब भी हुई, श्री प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब भी हुई। कई बार कांग्रेस से गुमराह कर रही है कि ये तो हमारा आइडिया है। ठीक है भाई, आपका आइडिया है तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? राज्य विरोध करते थे। राज्य विरोध किस चीज का करते थे? राज्य विरोध जिस चीज का करते थे वो चीज देश की जनता को समझनी चाहिए। सभी को मालूम था कि जीएसटी आने से राज्यों के रिसोर्सेस में एक प्रकार का रिजार्व होगा, कमी आएगी। वो कमी की भरपाई के लिए उस वक्त राज्य केंद्र से गारंटी मांगते थे, जो कांग्रेस ने नहीं दी, राज्यों ने सहमति नहीं दी और जीएसटी के रिफॉर्म नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये गारंटी दे दी। राज्यों की ग्रोथ रेट से लगभग डबल ग्रोथ रेट टैक्स की होगी, इस प्रकार का
संवैधानिक वादा किया और पूरा भी किया। सभी राज्यों को इस नवंबर तक पैसा जाएगा। जी। तो राज्यों की सहमति इसलिए बनी क्योंकि केंद्र सरकार ने एक वादा किया और वो वादा पूरा भी किया। और जीएसटी के कारण 16 प्रकार के बिक्री से जुड़े सभी करों का, ऑक्ट्रॉय से लेकर बाकी सारी चीजों पे, एक्साइज, सेल्स टैक्स, कई छोटे मोटे मनोरंजन कर था, ये सभी का एकीकृत खाका बना। पूरे देश भर की एक इलेक्ट्रॉनिक बिक्री कर प्रणाली बनी, ई-वे बिल बने। और जीएसटी के इतने सालों की यात्रा में 200 से ज्यादा छोटे मोटे बदलाव कर कर उसको लोकाभिमुख भी बनाया और टीथिंग प्रॉब्लम समाप्त भी की। ये करते 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 देश की इनकम भी बढ़ी, 80,000 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक। अब राज्यों का भरोसा बढ़ा, जनता का भरोसा बढ़ा, व्यापारियों का भरोसा बढ़ा। तब चूंकि इनकम बढ़ चुकी है, टैक्स के अंदर 395 से ज्यादा चीजों पर टैक्स कम किया गया। ढेर सारी चीज जो रोजमर्रा के उपयोग की है, इसमें 0% किया या 5% किया। कुछ सेक्टर विशेष को, जिससे देश की निकास को, एक्सपोर्ट को फायदा हो सकता है, उसमें भी एक वैज्ञानिक जीएसटी का दर रखकर निकास को ही प्रोत्साहन दिया। जो रोजगारी से जुड़े हुए क्षेत्र थे, किसानों से जुड़े हुए क्षेत्र थे, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए क्षेत्र थे, वो सभी को टैक्स में कटौती कर दी। और इससे खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा के जीवन उपयोग की दवाइयाँ, किसानों के उपयोग की चीजें, महिलाओं के उपयोग की चीजें, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए इंश्योरेंस। अब व्हीकल एक प्रकार से रिक्वायरमेंट बन चुका है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो सभी में टैक्स की कटौती हुई। ढेर सारी चीजों में इस जीएसटी रिफॉर्म से फायदा होने वाला है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा कदम है और इससे जनता का भरोसा बढ़ा है कि अगर हम टैक्स भरकर सरकार की नेट को बड़ा करते हैं तो सरकार टैक्स की कटौती कर कर फायदा जनता को ही पहुंचाएगी। और ये भरोसा आज़ादी से अब तक अदृश्य था, पहली बार वो दिखाई पड़ता है कि कोई भी सरकार अपने बढ़े हुए टैक्स को ये कहकर प्रोत्साहित करेगी कि भाई आप टैक्स भर रहे हो तो अब हम टैक्स कम करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के नेट में भी आएंगे। मुझे विश्वास है इनकम भी कम नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाजार में एक प्रकार से तेजी भी आएगी और लोगों को सस्ता भी मिलेगा और यहाँ उत्पादन की गतिविधियां भी बढ़ेगी और देश की निकास भी बढ़ेगी। एक तो मल्टी डायमेंशनल, मतलब हर सेक्टर को बेनिफिट देने वाला ये सुधार जो किया है, ये अब तक का बहुत बड़ा सुधार माना जाएगा। आप लोगों को पिछले 11 सालों में कभी कभी टफ सिचुएशन से भी गुजरना पड़ा है, कठोर निर्णय लेने पड़े हैं। बालाकोट में एयर स्ट्राइक, अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या मैसेज भेज रहे हैं आप इससे? मोदी जी दुनिया को क्या मैसेज भेज रहे हैं? बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर की तो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले सबसे कठोर परिस्थिति थी जिसमें मैं मानता हूं कि दुनिया में सबसे सफल होकर मोदी जी के नेतृत्व में देश निकला है, वो कोरोना का काल था। जी। पूरी दुनिया में आज सब लोग स्वीकार करते हैं कि कोरोना का भारत का प्रबंधन सबसे अच्छा था। जी। इसके कारणों का जब एनालिसिस करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि कई सारे देशों में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती थी। भारत में कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता तीनों लड़ते थे। और ये मूड बनाने के लिए
मोदी जी ने ढेर सारे व्यंग सहे, ढेर सारी अवहेलना सही, ढेर सारे ताने भी सहे। कोई कहता था कि थाली बजाने से कोरोना नहीं जाता, कोई कहता था दिया जलाने से कोरोना नहीं जाता था, कोई कहता था जनता कर्फ्यू कर कर क्या निकाल लोगे। मगर ये सब चीजों ने देश के हर व्यक्ति का कोरोना के खिलाफ लड़ने का एक मॉरल बनाया, सामूहिक लड़ाई का मनोबल बनाया। और फिर सबसे पहले वैक्सीन के लिए टीम गठित करना, इसको समय समय पर प्रोत्साहित करना, दुनिया में सबके साथ ही कमोबेश हमारा वैक्सीन बन गया। और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 140 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना और इसकी रिसीट पहुंचा देना, ये बहुत बड़ा काम है। और कोरोना के दूसरे हमला जब हुआ तब मुझे मालूम है अचानक ऑक्सीजन की कमी देश में होने लगी। कंजम्पशन से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए था। दुनिया भर से सिलेंडर, ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकता है वहाँ से लाना और लोगों तक पहुँचाना, ये काम अहर्निश हुआ। जनता ने भी देखा, जनता ने भी सराहा, दुनिया भर ने भी सराहा है। इससे ज़्यादा टफ स्थिति हो नहीं सकती। कई सारी पार्टियों की सरकार को एक साथ लेकर, पार्लियामेंट से पंचायत तक पूरे तंत्र को एक साथ लेकर, 140 करोड़ की जनता को एक साथ लेकर ये लड़ाई लड़ना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी सिद्धि है नेतृत्व की। और मोदी जी इसके लिए संपूर्ण यश के अधिकारी हैं। जहाँ तक उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले का जवाब देने का सवाल था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद में ऑपरेशन महादेव, ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है कि हमारी सरकारें टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में ये कोई कोरा नारा नहीं है, पॉलिसी है। और जब जब भी समय आया हम इस पॉलिसी पर कठोरता के साथ काम करते हुए दिखाई पड़े। पहले भी हमले हुए थे, बड़े बड़े हमले हुए हैं। मुंबई पर हमला हुआ, कई सारे हमले हुए, सीरीज ऑफ शहरों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, मगर कभी भी जवाब नहीं दिया गया। हमने बड़ा युद्ध कर कर देश के विकास को रोका भी नहीं है, मगर हर बार कठोर जवाब देकर एक संदेश दे दिया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना और भारत की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना दंड भुगतना पड़ता है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उनकी तंजीमों के हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए, पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर भारत के ऑपरेशन को देखी। और वो नेतृत्व के दृढ़ इच्छा शक्ति के बगैर नहीं हो सकता। अमित जी, आप हिस्ट्री में बहुत रुचि रखते हैं, तो मेरा एक सवाल है कि इस देश में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स को अगर लिया जाए तो नेहरू जी, इंदिरा जी और मोदी जी का नाम है। मोदी जी को आप नेहरू और इंदिरा जी से कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, मोदी जी ने देश की इकोनॉमी की साइज और स्केल दोनों को बदला है। गरीबी हटाओ के पॉलिटिकल नारेज को जमीन में तब्दील किया है, जमीन पर तब्दील किया है। 25 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से बाहर आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। 60 करोड़ लोगों के जीवन में घर देना, शौचालय देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, घर में बिजली देना, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त देना, 5 लाख तक का इलाज करा कर देना, घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना। एक 11 साल के अंदर 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को इस तरह से उठा लेना, इसके जीवन को परिवर्तित करना, जिसकी वो पीढ़ियों से राह देख रहा था, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। देश की सेनाओं को आधुनिक करना, देश को सुरक्षित बनाना, मेक इन इंडिया का स्वप्न साकार करना और देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचा देना,
और 2047 में महान भारत की रचना का संकल्प सिर्फ नेतृत्व का नहीं, 140 करोड़ लोगों का विश्वास जगाना कि 2047 में भारत महान होगा, दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर होना, ये अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट है। मूल्यांकन तो इतिहास ही करेगा, मगर मैं मानता हूँ शायद भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने एक दशक के काम में इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त नहीं की है। ढेर सारी चीजें मेरी बोलने में छूट भी गई होगी हर क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा नीति बनाना हो, चाहे विदेश नीति के अंदर रीढ़ की हड्डी इम्प्लांट करनी हो, ये सभी चीजों में मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश के हर नागरिक का गौरव बढ़ाया है, इसके सर को ऊंचा किया है। किसी लीडर की आपको याद दिलाते हैं वो, कोई बड़े व्यक्तित्व की? ऐसे कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। सभी लोग अपने अपने समय में बड़े होते हैं, सभी का अपने काम करने का तरीका होता है, मगर जहाँ तक अचीवमेंट का सवाल है, मोदी जी के समय में सबसे ज़्यादा हुए। अमित जी, आपने मोदी जी पर इतनी सारी बातचीत कही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे आज जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।